नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें, इस दौरान उन्होंने अलग अलग सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली। इस कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सरकारी सेवाएं उनके नजदीक ही मिल सके। अब तक लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग इन शिविरों में पहुंचकर विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ ले चुके हैं। इन कैंपों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इधर पात्र लोगों को तुरंत प्रमाण पत्र, पंजीकरण और सरकारी योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है। अब तक राज्य भर में 650 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी आसानी से सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की और अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है और सरकार अपनी उपलब्धियां जनता के सामने रखने की बात करी है। वहीं दूसरी ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र शाह ने कहा कि भाजपा के राज्य में 9 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए सरकार को श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि इन वर्षों में क्या क्या काम हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने खनन को बढ़ावा दिया, शराब माफियाओं को संरक्षण मिला और पेपर लीक जैसे घटनाएं सामने आई। इधर कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर वादे किए गए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि महंगाई बढ़ रही है, कानून व्यवस्था कमजोर हुई है और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 4 साल की नई उपलब्धियां उनको 9 साल की बतानी पड़ेंगी। 4 साल न कहे, वो 9 साल से उनकी सरकार है। इसको भाजपा साफ करे कि वो 9 साल में उन्होंने क्या किया। उस तमाम चीजों का एक श्वेत पत्र निकाले, श्वेत पत्र के द्वारा वो बताए कि किस किस फील्ड में किस किस जगह उन्होंने क्या किया। सिवाय खनन के बढ़ावा देने के, खनन माफिया को, सिवाय शराब माफिया को बढ़ावा देने के, सिवाय घोटालों के, सिवाय पेपर लीक के, सिवाय बेरोजगारों पर वो जो है बेरोजगारों के लिए उन्होंने जो कहा था कि हम रोजगार देंगे, झूठे वादे करने के सिवाय महंगाई सर पर है। और सबसे बड़ी बात, सरेआम लोगों को कत्लेआम कर दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून के नाम पर कोई चीज नहीं है। पुलिस का खौफ तमाम अपराधियों से उठ गया और पुलिस से कोई डर नहीं रहा है। ये तमाम चीजें, इन पर बात कीजिए ना, इनका क्या किया आपने। बाकी किया भाजपा ने कुछ नहीं है पिछले 9 सालों में, सिवाय इसके कि उन्होंने जो है अपना एक नैरेटिव सेट करा हुआ है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धरातल पर काम कुछ हुआ नहीं है और ये आने वाले कल में जनता उनको जवाब देगी। निश्चित तौर पर जनता ने इस बार तय कर लिया है कि ये जो जुमलेबाज है, ये झूठे जो है, जो तरह तरह की बातें करते हैं, इनको इस बार जो है सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी। भारतीय जनता पार्टी के राजपुर से विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कामों पर नाराजगी जताई है। बता दें, उन्होंने कहा कि वह पहले भी इन कामों से संतुष्ट नहीं थे और आज भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनके अनुसार जिस स्तर पर और गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए था, वैसा काम नहीं हुआ। विधायक का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत कई जगहों पर खामियां देखने को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले जो कार्यदायी संस्था काम कर रही थी, वह सही तरीके से काम नहीं कर पाई। इसी वजह से परियोजना के काम प्रभावित हुए हैं। हालांकि उन्होंने सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। अब उत्तराखंड में अलग अलग सरकारी विभागों को काम सौंपा गया है, जैसे जल निगम, जल संस्थान, बिजली विभाग और लोक निर्माण विभाग। इधर विधायक के मुताबिक इन विभागों के जुड़ने से व्यवस्था में कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत मैं पहले भी संतुष्ट नहीं था और आज भी अभी तक पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि जिस तरह का वर्क होना चाहिए था वो मुझे लगता नहीं कि उस तरह का हुआ है। फिर सुधार लाने की कोशिश, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कार्यदायी संस्था थी स्मार्ट सिटी की, वो ठीक नहीं थी। फिर कार्यदायी संस्था जो हमारी उत्तराखंड की है, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो, विद्युत विभाग हो,
चाहे एक बार भाग हो, फिर उनको काम दिए गए। अब काम में थोड़ा सा ठीक क्वालिटी हो रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और अगली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने गांव योजना की शुरुआत की है। बता दें इस योजना का मकसद समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। इस योजना के तहत महिलाओं, अनाथ बच्चों और असहाय बुजुर्गों को एक ही जगह रहने की सुविधा दी जाएगी। उन्हें परिवार जैसा माहौल मिलेगा ताकि वे अकेलापन महसूस ना करें। साथ ही अनाथ बच्चों को मां जैसा स्नेह और अच्छी शिक्षा दी जाएगी। बुजुर्गों को सम्मान, देखभाल और सहारा मिलेगा। वहीं महिलाओं को सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनने का मौका भी दिया जाएगा। इधर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि एक परिवार बनाने की कोशिश है। इसका उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को रहने की जगह, शिक्षा, इलाज और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सके। बता दें रेखा आर्या की एक नई पहल शुरू हुई है, जहां पे अनाथ बच्चों को और बुजुर्गों को और असहाय लोगों को एक स्थान मिलेगा जिससे वे अपने मां को याद कर सकें और साथ ही परिवार जैसा उन्हें माहौल मिले, वे अकेलापन महसूस ना करें। बता दें कि बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की ये गांव योजना की शुरुआत बहुत ही जरूरतमंद लोगों के मुख्य धारा को जोड़ने के लिए किया गया है। साथ ही महिलाओं को सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनाने का भी मौका दिया जाएगा। इसमें महिलाओं की सुरक्षा को भी खास ध्यान में रखा गया है। साथ ही अनाथ बच्चों का भी ध्यान रखा गया है। इसका उद्देश्य हर जरूरतमंद व्यक्ति को रहने की जगह, शिक्षा और इलाज के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी दिया गया। गांव योजना की एक कोशिश है कि हमारे ऐसे बच्चे और हमारे ऐसे लोग जो समाज के किसी न किसी परिस्थिति से, वो किसी न किसी योजनाओं से, किसी न किसी सामाजिक बंधनों से वंचित हो गए हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाना। बच्चों, क्योंकि कई हम देखते हैं निराश्रित महिलाएं मिल जाती हैं, कई हम देखते हैं कि हमारे निराश्रित बच्चे मिल जाते हैं, कई हम देखते हैं कि ऐसे निराश्रित जो है हमारी महिलाएं मिल जाती हैं। तो इन सबको एक छत के नीचे एक गांव के बसावट के रूप में, जहां पर एक बच्चे, अनाथ बच्चे को माँ का स्वरूप मिल जाए, उनको वो सारी व्यवस्थाएं जो है, जो कहते हैं कि हम अपने एक गाँव के बसावट में हम जो सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, उस बसावट के रूप में उनको स्थापित करने की एक सोच है, जो मैं समझती हूँ कि लगातार अभी उसका समीक्षा चल रही है। और बहुत जल्द जो है हम लोग इसकी कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार का एक गांव स्थापित हो सके, एक आलम्बन गांव, जहाँ पे एक दूसरे को हम आलम्बित करते हुए, हम सामाजिक गठबंधन जिनका कोई नहीं लेकिन आपस में एक दूसरे के सब कुछ हो, इस संबंध को जो है हमें जो है वो सामाजिक व्यवस्था जो है बनाने की एक कोशिश है। भविष्य में हम इसको रूपांतरित होते हुए देखेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एक बड़े घोटाले के मामले में घिर गया है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के सभी वित्तीय लेन देन पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। इस फैसले से करीब 9,000 खाता धारकों के 124 करोड़ रुपए से ज्यादा फंस गए हैं। बैंक में लगभग 48 करोड़ रुपए का एनपीए बताया जा रहा है, जो गंभीर स्थिति को दिखाता है। इधर खाता धारकों का आरोप है कि साल 2013-14 से बैंक में गड़बड़ियां शुरू हो गई थी। उनका कहना है कि कुछ खास लोगों को नियमों के खिलाफ कर्ज दिए गए, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ है। इधर लोगों का यह भी कहना है कि आरबीआई ने पहले कोई सख्त कदम नहीं उठाया, लेकिन अब अचानक बैंक पर रोक लगा दी गई है। इससे खाता धारकों में चिंता और डर का माहौल है। बैंक के सचिव बिरबल सिंह ने कहा कि पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि खाता धारकों के हित सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है, साथ ही इसका जल्द समाधान निकाला जाएगा।
बता दें आरबीआई ने एक कड़ा रुख अपनाया है, जहां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एक बड़े घोटाले के मामले में घिर गई है। इस दौरान सभी वित्तीय लेन देन पर 6 महीने की रोक लगा दी गई है। बता दें कि करीब 9,000 खाता धारकों के 124 करोड़ रुपए से ज्यादा फंस गए हैं। वहीं बैंक में लगभग 48 करोड़ रुपए का एनपीए बताया जा रहा है। साथ ही खाता धारकों का आरोप है कि 2013-14 से बैंक में गड़बड़ियां शुरू हो गई थी। उनका कहना है कि कुछ खास लोगों को नियमों के खिलाफ कर्ज दिए गए, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। अब आरबीआई ने पहल कोई सख्त कदम नहीं उठाया, पहले अब अचानक बैंक पर रोक लगा दी गई। इससे खाता धारकों में चिंता और डर का माहौल है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में क्या हुआ है, किस तरह से और कब मामला प्रकाश में आया? ऐसा है, ये मामला वैसे तो 9 तारीख को आरबीआई द्वारा इस पर निकासी और जमा करने में रोक लगा दी गई थी, लेकिन तब तक उस समय हमारे कर्मचारियों ने बताया कि ये रोक टेम्परेरी है। उन्होंने हमें सर्कुलर नहीं दिखाया कि रोक किस पर प्रकाश है और कितनी सख्त रोक है। तो अभी 2 दिन पहले परसों शाम को हमें सर्कुलर किसी तरीके से प्राप्त करने में हम कामयाब रहे कि एक्चुअली सर्कुलर में लिखा क्या है आरबीआई द्वारा। तो उसमें पता चला कि आरबीआई ने इस पर 6 माह की रोक लगाई है। पहले टर्म में जो रोक है, इसके बाद बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन उसमें बैंक की परफॉर्मेंस और अभी जो ऑडिटर उनके और चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके से रोक आगे बढ़ाई जाएगी और घटाई जाएगी। इसमें करीब 9,000 खाता धारक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में और इनके लगभग 124 करोड़ रुपए इसमें फंसे हुए हैं। जांच उसी की करवा रहे हैं हमने तो बिना रिजर्व बैंक की परमिशन के फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करवा दिया। 2 साल का हो भी चुका हमारा। तो इसमें सर देखो, अध्यक्ष जो होते हैं ना, अध्यक्ष है या मेंबर ऑफ बोर्ड इलेक्टेड है, नॉन बैंकर है। इन्हें तो मेन होता है सीईओ सेक्रेटरी, जो रिपोर्ट बना के वो देंगे, उसको रखेंगे मीटिंग में, उस पर जैसा सीईओ चाहेगा वैसे ही होगा। इसमें मेन फॉल्ट है सीईओ का। उन्होंने क्या कहा, मतलब गड़बड़ी हुई है। जांच तो हम कर रहे हैं ना, फॉरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुलिस विभाग के टेलीकम्युनिकेशन विंग में काम कर रहे असिस्टेंट ऑपरेटरों की पदोन्नति से जुड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि कोर्ट में उस नियमावली 2021 को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रमोशन के लिए सेवा अवधि 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। पदों की संख्या भी कम कर दी गई है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की जाएगी। वहीं याचिका राकेश सिंह रावत, विपिन और अन्य असिस्टेंट ऑपरेटरों ने दायर की है। बता दें, उनका कहना है कि जब वे 2017 में पुलिस विभाग में नियुक्त हुए थे, तब 2 साल की सेवा के बाद हेड ऑपरेटर पद पर प्रमोशन मिल जाता था, लेकिन 2021 के नए शासनादेश के बाद नियम बदल दिए गए हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पिछले 9 साल से उन्हें पदोन्नति नहीं मिली है, जिससे उनका करियर प्रभावित हो रहा है। अब वे अदालत से न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं। देखिए, राधेश सिंह रावत, विपिन इत्यादि, पुष्पेंद्र, ये सब याचिकाकर्ता हैं पुलिस की में जो कार्यरत हैं। ये लोग 10 जनवरी 2017 को असिस्टेंट ऑपरेटर बने पुलिस के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और जनवरी 2017 में जब ये आए तो ये व्यवस्था थी कि 2 वर्ष में सेवा करने के बाद ये लोग असिस्टेंट ऑपरेटर से हेड ऑपरेटर बन जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि वर्ष 2019 में एक शासनादेश लाके सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम असिस्टेंट ऑपरेटर से हेड ऑपरेटर, जो हेड ऑपरेटर का कार्डर है, उसके 449 पोस्ट को घटाकर 200 कर देते हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर मसूरी से है, जहां जौनपुर विकास खंड में इन दिनों लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बता दें, कारण है कि 4 वन रेंजरों को मसूरी वन विभाग से हटाकर नई टिहरी यानी कि मुनिकीरेती वन प्रभाग में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस फैसले के खिलाफ स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में मसूरी स्थित वन विभाग के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपना विरोध जताया। इधर प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कवि और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने बताया कि बद्रीगाड़
कापटी, जौनपुर और देवलासी रेंज को नए वन विभाग से जोड़ने का प्रक्रिया चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से मुनकीरेती की दूरी करीब 200 किलोमीटर से ज्यादा है। पहाड़ी रास्तों में इनकी लंबी दूरी तय करना आसान नहीं है, इससे समय और पैसा दोनों ज्यादा लगेंगे। इधर लोगों ने वन मंत्री सुबोध उनियाल को ज्ञापन भेजकर इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि जौनपुर के 4 वन रेंजर को बदलने का विरोध इस दौरान जताया जा रहा है। ग्रामीणों का मसूरी में इस मामले को लेकर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 200 किलोमीटर की दूरी से परेशानी बढ़ने की बात कही गई है। वहीं वन मंत्री को इस मामले पर ज्ञापन भी भेजा गया है। बता दें कि इस दौरान तमाम ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। फैसले पर पुनर्विचार उठाने की मांग की गई। साथ ही जौनपुर के 4 वन रेंज बदलने पर यह विरोध लगातार जारी किया गया। एक पुनर्गठन प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें जौनपुर विकासखंड की 4 जो रेंजें हैं वो मसूरी वन प्रभाग में थी, और सरकार का जो पुनर्गठन प्रस्ताव है उसमें मसूरी वन प्रभाग को समाप्त करने का प्रावधान है। इसमें हमारा ये कहना है कि मसूरी जो जौनपुर के लोगों को मसूरी आने में अभी 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी अधिकतम, वो अब 200 से लेकर 250 किलोमीटर दूर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये पूरे जौनपुर की जनभावना के खिलाफ है और मसूरी की जनभावना के खिलाफ। सरकार की मंशा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा इसमें ये मानना है कि जब आज बाघ का आतंक, भालू का आतंक इतना ज़्यादा हो गया, जंगली सुअर का आतंक इतना ज़्यादा हो गया है, तो वन प्रभाग बढ़ने चाहिए थे। मेरा ये मानना है इसमें वन प्रभाग बढ़ने चाहिए थे। यह पुनर्गठन का सरकार ने एक प्रस्ताव बनाया है, और उसमें सबसे पहले जो है जौनपुर लोग के हमारे 4 रेंज ऑफिस, 2 देहरादून के, और इस मसूरी वन प्रभाग के डिपो को स्थानांतरित कर रहे हैं कि साहब नरेंद्र चला जाए। हम कह रहे ठीक है, सरकार का योजना है, बनाइए, हम उसके लिए नहीं है, लेकिन दूसरे प्रभाग को हमारे से सम्मिलित, हमारे से जोड़ देना, जिससे कि आज मसूरी की जनमानस और हमारे जौनपुर लोग के 4 जो रेंज ऑफिस हैं, वहां की जनता को कितनी परेशानियां हो रही हैं, ये सबसे बड़े देखने वाली बात है। यमुनोत्री से प्रयागराज और फिर प्रयागराज से यमुनोत्री तक 108 श्रीमद् भगवत कथा करने का संकल्प लेकर निकले स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज इन दिनों विकासनगर पहुंचे। बता दें 8 मार्च 2024 से शुरू हुई ये यात्रा 2 अप्रैल 2026 तक चलेगी। यमुना किनारे बसे शहरों और कस्बों में वह कथा कर रहे थे। बता दें इसी क्रम में विकासनगर के प्राचीन गणेश मंदिर विद्यापीठ मार्ग में 7 दिन तक श्रीमद् भगवत कथा हुई है। आज कथा का समापन किया गया। वहीं स्वामी प्रकाशानंद हर मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित कर रहे हैं, जिसके बाद वह विकासनगर के शर्मा फार्म हाउस में 130वीं श्रीमद् भगवत कथा करेंगे। उन्होंने बताया कि जहां भी यमुना किनारे जा रहे हैं वहां से यमुना का जल साथ लेकर जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यमुनोत्री के जानकी चट्टी और हरिपुर घाट से लिया गया जल भी दिखाया है। स्वामी जी ने कहा कि यमुना नदी की हालात ठीक नहीं है। नदी में कूड़ा और गंदा पानी डाला जा रहा है, जिससे नदी मैली हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज हरिद्वार की गलियों में हाथों में जलती मशाले लिए संत समाज सड़कों पर उतर आए। बता दें गोविंद घाट से देवपुरा चौक तक चलाए गए इस जुलूस में यूजीसी वापस लो के नारे गूंजे और सरकार के तत्काल फैसले वापस लेने की मांग की गई। दरअसल धर्मनगरी हरिद्वार में संत समाज सड़क पर उतर आए। बता दें गोविंद घाट से देवपुरा चौक तक संतों और स्थानीय लोगों ने हाथों में मशाल लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संतों का कहना था कि यूजीसी से जुड़े फैसले परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं संत समाज ने सरकार से अपील की कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए और उनसे संवाद स्थापित किया जाए।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक खबर हरिद्वार से है, जहां संत समाज लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में संत समाज का ये विरोध प्रदर्शन यूजीसी वापस लेने को लेकर किया गया है। साथ ही एक मशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में लगातार उनका कहना है कि यूजीसी वापस लो। साथ ही उन्होंने नारे लगाए और तत्काल फैसला वापस लेने की मांग की। बता दें कि ये नारा धर्मनगरी हरिद्वार में संत समाज सड़क पर उतर आए थे, उस दौरान लगाया गया। गोविंद घाट से देवपुरा चौक तक संतों और स्थानीय लोगों ने हाथों में मशाल लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संतों ने कहा कि यूजीसी से जुड़े फैसले परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। संत समाज ने सरकार से अपील भी की कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए और उनसे संवाद स्थापित किया जाए। परशुराम अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आयोजन किया है और मैं क्योंकि यूजीसी का पूरा कट्टर विरोधी हूँ, यूजीसी एक्ट का, तो मैं और मुझे पंडित जी के काम में तो आना ही था, तो मैं पंडित जी का समर्थन करने के लिए, इस कानून का विरोध करने के लिए हरिद्वार में आया हुआ। आगे की रूपरेखा तो ये है कि मैं तो सारे संतों से यहाँ अनुरोध करना चाहता हूँ कि संत खड़े हों। ये जितने भी संत हैं, ये जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, वो सनातन धर्म धरती से समाप्त हो जाएगा अगर ये यूजीसी कानून वापस नहीं हुआ। तो संतों को देखना चाहिए, संतों को आगे आना चाहिए इस यूजीसी कानून का विरोध करने के लिए। और उनसे यही निवेदन मैं अखंड परशुराम अखाड़ा के अधीर कौशिक जी के माध्यम से करना चाहता हूं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का, जहां खबर है चमोली से। परीक्षा केंद्रों पर शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए गोपेश्वर में पीएम श्री अटल उत्कृष्ट श्री गीता स्वामी जीआईसी के सभागार में 356 केंद्र व्यवस्थापितों को प्रशिक्षण समापन हुआ। बता दें ये प्रशिक्षण उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 को सही तरीके से और बिना किसी परेशानी के संपन्न कराने के लिए किया गया। बता दें चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान शांतिपूर्ण और सफल संचालन सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि खबर चमोली से है, जहां पुलिस द्वारा 11 गज की परिधि में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम जानकारी दी गई। बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए श्री अटल उत्कृष्ट श्री गीता परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियनों की हो गई है। हमने जो परीक्षा केंद्र बनाए हैं, हमारे मिश्रित परीक्षा केंद्र यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 101 केंद्र हैं और एकल यानी कि हाई स्कूल वो हमारे 6 केंद्र हैं। इन केंद्रों पर हमारे 9,224 बच्चे परीक्षा देंगे और इसमें सभी जगह कक्ष निरीक्षकों की टोटल तैनाती कर दी गई है और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के सहयोग में और उनके मार्गदर्शन में जो जो दिक्कतें हैं बताई गई उनका भी समाधान कर दिया गया है। 21 फरवरी से हमारी परिषदीय परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की होना प्रस्तावित है। इसके क्रम में आज सभी केंद्र व्यवस्थापक अन्य अधिकारी के साथ एक बैठक की गई। सीईओ साहब, एसपी साहब, सीईओ साहब, हमारे डीओ, अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्य रूप से परीक्षाओं में क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है ताकि परीक्षाओं की शुचिता बनी रहे और कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट इस तरह का ना हो, इसके लिए आज वो सारी बातें की गई।
अगली खबर नैनीताल से आ रही है, जहां फॉरेस्ट फायर की आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए वन विभाग, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग ने मनोरा पार्क और चक्राता रेंज में मॉक ड्रिल आयोजित की। बता दें, इस अभ्यास का मकसद आग पर काबू, त्वरित कार्रवाई और विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। मॉक ड्रिल के दौरान कर्मचारियों को फायर लाइन काटने, ड्रोन और इंटरनेट का उपयोग कर आग पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण दिया गया। इधर डीएफओ आकाश गंगवार ने बताया कि फायर लाइन काटने से जंगलों में आग फैलने पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। साथ ही एडीएम विवेक राय ने कहा कि पतझड़ के मौसम में पत्ते गिरने और नमी की कमी के कारण आग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, आज पूरे प्रदेश भर में 18 फरवरी की दिनांक को लगभग 11 बजे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जहां पर समस्त वन प्रभागों में एक एक रैंडम फायर पॉइंट जनरेट किया गया है। वहां पर हम लोग अपनी प्रिपरेशन को देखने के लिए एक फायर ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। नैनीताल वन विभाग की मैं बात करूं तो यहाँ पर पाइंस में एक फायर पॉइंट जनरेट किया गया है। वहां पर अभी हम लोग फायर ड्रिल कर ही रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। मौसम बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। मौसम में अब गर्मी आना शुरू हो गई है, तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। ये जो फरवरी मार्च का महीना है, पतझड़ का महीना होता है। बहुत ज्यादा जो है पत्ते नीचे गिरेंगे, चीड़ के वृक्षों के मिडिल से नीचे आएंगे, तो बहुत हैजार्डियस आग के लिए जो ईंधन है बहुत पर्याप्त मात्रा में वनों में मिल जाएगा। नमी की कमी होगी तो बहुत तेजी से आग लगने की संभावना पैदा होंगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पहाड़ से मैदान तक घने बादलों ने डेरा डाल लिया है। कई जिलों में बारिश की संभावना है, जबकि ऊंचाई चोटियों पर बर्फबारी के आसार हैं। पारे में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। दिन में भी ठंड बढ़ गई है और लोगों को फिर से सर्दियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश संभव है और कुछ जिलों में मौसम सूखा रहेगा, लेकिन ठंड बरकरार रहेगी। बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जहां 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज कराई जा रही है। पहाड़ से मैदानी इलाकों तक घने बादलों का डेरा डाल लिया है। कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। खासकर ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार देखे जा रहे हैं। साथ ही चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना है और कुछ जिलों में मौसम सूखा रहेगा, लेकिन ठंड बरकरार रहने की संभावना है। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर है। बता दें, डीडीपी दीपक सेठ के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने शहर में घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया। आज पुलिस की 2 टीमें मायाकुंड की बंगाली बस्ती और आईडीपीएल के मीरा नगर पहुंची, जहां शुरुआत में लोगों को पुलिस की उपस्थिति देखकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन जब पुलिस ने अभियान का उद्देश्य समझाया तो लोग राहत की सांस लिए। बता दें कि पुलिस ने घर घर जाकर किराएदारों की पूरी जानकारी ली। वे कहां से आए हैं, क्या करते हैं, कितने समय से रह रहे हैं और उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ या नहीं। इन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी। जानकारी इकट्ठा करने के बाद इसे रजिस्टर में दर्ज किया गया। साथ ही मौके पर 6 किराएदार बिना पुलिस वेरिफिकेशन के भी पाए गए। ऋषिकेश में पुलिस की एक नई पहल है, जहां पुलिस ने घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया है। जहां पे जो लोग किराए में रहते हैं, किराए के घर पे रहते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ या नहीं, इसकी पूरी जानकारी ली गई। साथ ही पुलिस के आने से लोग शुरुआत में थोड़ा घबराए थे, लेकिन जिसके बाद पुलिस ने उनका उद्देश्य, इस अभियान का उद्देश्य समझाया, जिसके बाद पुलिस ने घर घर जाकर किराएदारों की पूरी जानकारी ली कि वो कहां से आए हैं, क्या करते हैं, कितने समय से वहां रह रहे हैं और उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं। इस तमाम जानकारियों को उन्होंने इकट्ठा किया, जिसके बाद ये तमाम जानकारियां उन्होंने रजिस्टर पे दर्ज भी किया। इस दौरान 6 किराएदार बिना पुलिस वेरिफिकेशन के वो पाए गए हैं। साथ ही इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आई कि देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।